है। क्लियरली हमने हर चीज़ उसके हर एस्पेक्ट को देख लिया। बोर्ड के रिस्पेक्ट से क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 4 से। स्क्रीन शेयर मैं आपके साथ करता हूँ। स्क्रीन शेयर में आपको पहले गेस्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, फिर हम उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम गेस्ट पेपर में थे वो एक्सप्लेन करते हैं बुक में से। अगर हम गेस्ट पेपर पर आएँ तो स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो जाए तो फिर मैं इसको रीड करना स्टार्ट करता हूँ। गेस्ट पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड नंबर। पहला क्वेश्चन इसमें से आपका बनेगा। दूसरा क्वेश्चन और हो सकता है लेंथिनाइड और एक्टिनाइड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलोजन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, नोबल गैसेस क्या होती हैं। फिर कुछ टॉपिक्स के ट्रेंड्स, और ये पुरानी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट था टॉपिक, और इस दफ़ा जो इस बुक में भी ये टॉपिक ऑब्वियसली बात है इम्पॉर्टेंट ही है। एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, उसके ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फिर उसके ट्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स, ट्रेंड्स ऑफ हैलोजन, ठीक है, और उसके बाद नॉन मेटल्स, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल विद एग्जांपल्स। अभी हम पहले इन 4 टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। उससे पहले मैं आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो आंसर कर दूंगा। पहले हम एक दफ़ा सारे टॉपिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको चांस दूंगा, आप व्हाट्सएप मुझे मैसेज कीजिएगा। जो क्वेश्चन अगर क्लियर है तो क्लियर का बता दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम आते हैं बुक की तरफ। और बुक में जी चैप्टर 4 फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करते हैं वो है ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट लास्ट क्लास में भी हमने कहा था कि ऑक्टेट और डुप्लेट का क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट क्लास में भी हमने इसको थॉरली डिस्कस किया था। ऑक्टेट रूल वो फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल ऐसे कंपाउंड्स फॉलो करते हैं जो अपने लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक एटम हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के सेंटर में एक प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब ये एटम ये चाहता है कि ये अपना वैलेंस शेल जो इसका फर्स्ट शेल है वो कंप्लीट करे, और हमें पता है कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन क्या चाहता है, हाइड्रोजन ये चाहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले और अपना लास्ट शेल, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर ले। जो ये वैलेंस शेल कंप्लीट करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने से अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेते हैं, उससे हम कहते हैं कि इन्होंने फॉलो किया है डुप्लेट रूल। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन की एग्जांपल। हाइड्रोजन के बाद अगर हम हीलियम पर जाएं तो हीलियम के पास ऑलरेडी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उससे वो उसका डुप्लेट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। हीलियम के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लिथियम का। लिथियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो फर्स्ट शेल के बाद सेकंड शेल आएगा और सेकंड शेल में थर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर। अब इस थर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर ये रिमूव कर देता है तो इसके लास्ट शेल में सिर्फ ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे जो इसमें पहले से थे फर्स्ट शेल के अंदर, क्योंकि आखिरी शेल से तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो लास्ट शेल में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इसका आखिरी शेल जो होगा वो फर्स्ट शेल रह जाएगा। अब इस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। तो अगर हम एलिमेंट्स देखें जो डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे वो कौन से होंगे, वो सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, क्योंकि इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, हीलियम जो है वो अपना डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल ओवरऑल, और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ब्रिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। और बोरॉन भी जब लास्ट शेल के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज करेगा तो इसके लास्ट शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, इसलिए ये भी क्या करता है, डुप्लेट को फॉलो करता है।
तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स आपके सामने लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाले। ऑक्टेट रूल को फॉलो जो करते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हमने पीरियोडिक टेबल में देखें तो हाइड्रोजन से लेकर बोरॉन तक हमने कहा कि ये कंप्लीट कर रहे हैं डुप्लेट अपना। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सो ऑन आगे चलते जाएं। तो कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। वो 8 इलेक्ट्रॉन आने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं बॉन्डिंग के रिजल्ट में, तो वो फॉल कंप्लीट करते हैं अपना ऑक्टेट। कार्बन में दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी, वो 4 लूज़ करता है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो 4 गेन करेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नाइट्रोजन की एग्जांपल पर चलें तो नाइट्रोजन में लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इससे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और नियॉन जो है उसके लास्ट शेल में ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना गेन करता है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल फॉर्म के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल जो होता है वो ये है कि एटम्स रिएक्ट करते हैं, इसलिए रिएक्ट करते हैं कि वो अपना डुप्लेट लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करें, या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ, ठीक है। तो इस तरह ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि वो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना क्यों चाहते हैं। उसकी रीज़न है स्टेबिलिटी। कोई भी एलिमेंट उस वक्त स्टेबल होता है जब उसके वैलेंस शेल या जो भी शेल है उसके कंप्लीट हों। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ ऑर्बिटल या नेचर और उसकी शेल्स के ऊपर। अगर वो शेल्स जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं तो वो स्टेबल होता है। तो कम्प्लीटली फिल्ड उस वक्त होंगे जब उनके लास्ट शेल में या तो वो डुप्लेट कंप्लीट करें या ऑक्टेट कंप्लीट करें। तो 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लास्ट शेल में आ रही है, 8 या 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड वाले हैं, तो इसलिए ऑक्टेट और डुप्लेट फॉलो करते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबिलिटी के लिए एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। इसी तरह फ्लोरीन उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा ताकि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। और वो जो नोबल गैस होती है वो इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती या कम करती है ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो क्या है ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से है। तो गैस पेपर का एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया। पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, विद एग्जांपल आपने एक्सप्लेन करना है। दूसरा ये है कि आपने बताना है कि ऑक्टेट या डुप्लेट रूल क्यों फॉलो किया जाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ये MCQs में भी आ सकते हैं क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अच्छा, सेकंड जो पार्ट है इसका वो है नोबल गैसेस। इसी से आगे चलते हैं। नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। जैसे हाइड्रोजन की हीलियम की बात करें तो हीलियम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नियॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरह उससे आगे जाएंगे तो हीलियम आएगा, हीलियम के लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो जैसे जैसे आप लास्ट ग्रुप के अंदर आते जाएंगे, ग्लास ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं। ये आपके सामने नोबल गैस का टॉपिक है 4.8 वाला। तो हीलियम की देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। इसने अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए हुए हैं, तो ये फॉलो कर रहा है डुप्लेट रूल। नियॉन के लिखें 1s2 2s2 2p6। लास्ट जो शेल है 2s2 2p6 वाला, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो ये ऑक्टेट रूल अपना कंप्लीट कर रहा है।
अच्छा, सेम इसी तरह आर्गॉन 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, तो इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। इसके क्रिप्टॉन के लास्ट में देखिए 4s2 4p6, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह जेनॉन के लास्ट में 5s2 5p6, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो इन्होंने ऑक्टेट और डुप्लेट अपने कंप्लीट किए हुए हैं, इसलिए ये स्टेबल है, और जो चीज़ स्टेबल होती है वो लेस रिएक्टिव होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई नोबल गैसेज आर इनर्ट गैसेज या वाई नोबल गैसेज डू नॉट रिएक्ट, वो इसकी रीज़न यही है कि उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होती है। इसी रीज़न की वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते। तो नोबल गैसेज इनर्ट भी होती हैं, रिएक्टिव भी नहीं होती। रीज़न उसकी यही है कि वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपनी कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। अब हर एक एलिमेंट के लास्ट में देखें NS2 NP6 फॉर्म बन रही होगी, जैसे 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6। बस हमने n की 2 3 4 जो वहाँ पर लिख रहे हैं, वहाँ पर अगर n लिख दें, S2 तो सब में ही आ रहा था, इसी तरह P के साथ जो 2 3 4 5 लिखा हुआ है वो भी सब के साथ आ रहा है। तो NS2 NP6 जो है वो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है नोबल गैसेस की। तो यहाँ पर लाइन पे वापस आते हैं कि एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ 1s2। सिर्फ हीलियम का नहीं है ऐसा, हीलियम में 1s2 आता है, इसके साथ P पार्ट नहीं आता, बाकी सब के अंदर NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? दिस लो रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट वैलेंस शेल विच मेक्स देम स्टेबल एंड अनलाइकली टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं, रिएक्टिव नहीं होते, इनर्ट होते हैं और अनलाइकली होते हैं कि वो नेक्स्ट किसी और कंपाउंड के किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक भी हमारा वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, एक डुप्लेट और ऑक्टेट वाला, दूसरा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया वो है नोबल गैसेस के नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होती हैं, नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो है हेलोजन की प्रॉपर्टीज़ और उनके रिएक्शंस पर। ठीक है, ये है टॉपिक हेलोजन की प्रॉपर्टीज़, उनके रिएक्शंस, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वाला जो टॉपिक है। हेलोजेंस होते हैं ग्रुप 7A एलिमेंट्स होते हैं, या उनको हम कहते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट्स। ये भी उनके जनरल पॉइंट्स हम लिख रहे हैं कि क्या क्या हम, अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर हेलोजेंस, तो क्या क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप बताएंगे कि उनका ग्रुप नंबर क्या है, या तो आप 7A लिखेंगे या उसे लिखेंगे 17, दोनों ठीक होंगे। अच्छा, इनको हेलोजेंस कहते क्यों है? हेलो का मतलब होता है साल्ट और जेन का मतलब होता है फॉर्मर। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट बनाते हैं। अब ये साल्ट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट बाद में डिस्कस करते हैं। अभी फ़िलहाल हमने मतलब समझा है हेलोजन का मतलब क्या है। हेलो मीन्स साल्ट और जेन्स मीन फॉर्मर, तो ये साल्ट फॉर्मर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, इसमें आते कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे टॉप पर आता है फ्लोरीन, उसके नीचे है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड लास्ट में आएगा आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 जो है वो आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनको हम मोस्टली स्टडी करते हैं। इसके अलावा एस्टाटीन भी है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव्स में आ जाता है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको स्टडी नहीं करते। तो हमने 4 एलिमेंट्स को स्टडी करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ये जितने भी हमने ये 4 एलिमेंट्स लिखे हैं, ये सारे के सारे हैं नॉन मेटल्स। अब वो नॉन मेटल्स क्यों हैं? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के आते हैं राइट साइड पर, और जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पर आते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, और जो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पर होते हैं वो मेटल्स होंगे। ठीक है, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पर आ रहे हैं, इस वजह से ये नॉन मेटल्स हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। अब आपने ये पढ़ा होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा नॉन मेटल भी होगा।
ये जितने भी एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं तो ये F2 की फॉर्म में मॉलिक्यूल बनाता है, क्लोरीन Cl2 होता है, ब्रोमीन Br2 होता है, आयोडीन I2 की फॉर्म में आता है। तो ये सारे के सारे एटम्स जो होते हैं, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हेलोजेंस वाले, वो डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरीन F2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में, आयोडीन I2 की फॉर्म में आता है। ये तो हो गया इनके जनरल इंट्रोडक्शन। अगर सिर्फ शॉर्ट नोट आता है तो आप इनमें से कोई से 3 पॉइंट कंपल्सरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेलोजेंस आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, ग्रुप 17 भी लिख सकते हैं, ग्रुप 7A भी लिख सकते हैं। सेकंड, हेलो मीन्स साल्ट एंड जेन मीन्स फॉर्मर, दे आर साल्ट फॉर्मर्स। ठीक है। नेक्स्ट कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि नॉन मेटल्स होते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि ये डाई एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपके थे हेलोजेंस के पॉइंट्स। हेलोजेंस के बाद हम आते हैं अपीयरेंस ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? रूम टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। जो फ्लोरीन है वो उसका कलर होता है पेल येलो गैस। ये कलर याद कर लेने, MCQs में आ सकते हैं। फ्लोरीन का कलर होता है पेल येलो, क्लोरीन का होता है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन, आयोडीन का ग्रेश ब्लैक सॉलिड। ठीक है। पहला वाला जो फ्लोरीन है ना, वो होती है गैस फॉर्म में, और जैसे जैसे आप फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और आयोडीन पर आते हैं तो आप गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो आयोडीन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, क्लोरीन और फ्लोरीन जो है वो गैशियस फॉर्म में मिलेंगे। तो इनकी फिजिकल स्टेट्स पूछी जाए तो आपने ये फिजिकल स्टेट्स बतानी है। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इनके कलर्स याद कर लेने हैं। फ्लोरीन का येलो कलर होता है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो कलर होता है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन और आयोडीन का ग्रेइश ब्लैक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। आयोडीन के अंदर सब्लिमेशन भी होती है तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? आप कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम फ्लोरीन की लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2 लिखेंगे। पहले हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। 1s के बाद आती है बारी 2s की, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर डाल देंगे। 2 and 2 4 हो गए। 4 के बाद अभी भी हमारे पास कंप्लीट नहीं हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए, 5 रहते हैं। तो P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हम 5 वहाँ पर फिल कर देते हैं। तो 1s2 2s2 2p 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की लिखते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है। तो आप आर्गॉन तक, नियॉन तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी। नियॉन तक एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। तो 10 के बाद हम आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। 10 के बाद 3s2 और 3s2 के बाद 3p5। ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। 10 तक तो नियॉन हो गया। नियॉन के बाद 10 और 2 12, 12 और 5 17। ये देखें लास्ट में जो पॉइंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 3s2 3p5, 2s2 2p5। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 np5। अभी इससे पहले हमने नोबल गैसेस की लिखी थी, वो थी ns2 np6। इनकी है ns2 np5। तो इस तरह इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। लास्ट शेल में इनके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे 2 + 5 7 हो रहे हैं। डेंसिटी की बात करें तो गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अभी हमने डिस्कस भी किया कि फ्लोरीन जो है वो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आएगा और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में आता है। तो इसका मतलब जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो वो गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है। पहले वो गैशियस फॉर्म में था तो नीचे आते आते वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। तो पहले उसकी डेंसिटी कम थी और नीचे आते आते उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। हम वैल्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। वैल्यूज़ देखें, फ्लोरीन की वैल्यू है 0.0017, क्लोरीन की ज़्यादा होगी है 0.0032। अच्छा, उसके बाद ब्रोमीन की उससे भी ज़्यादा होगी है 3.1028, आयोडीन की उससे भी ज़्यादा होगी है 4.933। तो फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों एलिमेंट्स की टॉप टू बॉटम जाते हुए डेंसिटी इंक्रीज़ करती जा रही है। इसी रीज़न की वजह से वो उनकी स्टेट भी चेंज हो गई है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गए।
अच्छा, इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। रिएक्टिविटी हैलोजन की डिफाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब एलिमेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर हाईएस्ट होती है, और इनसे सबसे कम रिएक्टिव होता है आयोडीन I2। ठीक है, रीज़न उसकी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब खुद जो है वो रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है इसने। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है और आयोडीन की सबसे कम होगी। यही रीज़न है जिसकी वजह से अगला टॉपिक हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम ये बताएंगे क्या कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है ना, वो कम वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर हम इस रिएक्शन में देखें ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो दिए हुए हैं, इनमें हमने सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जैसे फ्लोरीन है, इसने क्लोरीन को रिप्लेस किया और खुद वहाँ पर आके अटैच हो गया। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है क्लोरीन से, इस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं, ये चेक करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। तो अभी हम इस वाले रिएक्शन को देख रहे हैं। इस रिएक्शन में हमें ये पता है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज़्यादा है, इस वजह से फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है। तो क्लोरीन पहले लगा हुआ था पोटाशियम के साथ, अब फ्लोरीन आके अटैच हो गया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। अच्छा, इसी तरह हमें ये भी पता है कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ब्रोमीन से भी ज़्यादा है, और सेम इसी तरह आयोडीन से भी ज़्यादा है। तो अगर हम इसको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट रिएक्शन पे चलें, तो फ्लोरीन जब 2 kBr के साथ रिएक्ट करेगा तो KF बन जाता है। इसका मतलब इसने ब्रोमीन की जगह पर खुद फ्लोरीन आके अटैच हो गया, और ये रिएक्शन भी पॉसिबल है क्योंकि फ्लोरीन के पास ये एबिलिटी है कि वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता हो। अच्छा, फ्लोरीन अगर आयोडीन को रिप्लेस करना चाहे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है। ठीक है, ये जो तीनों रिएक्शंस दिए हैं ना, ये तीनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की टाइप्स हैं, और ये तीनों रिएक्शन पॉसिबल हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं भी हो सकता। एग्जांपल ये सेल्फ असेसमेंट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे Cl2 है और NaF है, रिएक्शन में क्या हुआ है? इस फ्लोरीन की जगह क्लोरीन ने आके ले लिया। तो फ्लोरीन की जगह पर क्लोरीन नहीं आ सकता, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, क्लोरीन की कम है। तो कम वाला ज़्यादा को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये पहला रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड रिएक्शन पर आते हैं। Br2 जब 2 Ki के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो आयोडीन है ये रिप्लेस हो रहा है ब्रोमीन के साथ, तो आयोडीन को ब्रोमीन रिप्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। रीज़न क्या है? ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर आयोडीन से ज़्यादा है। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आयोडीन की पावर कम है और ब्रोमीन की पावर ज़्यादा है। नेक्स्ट वाले पे चलें तो ब्रोमीन की जगह पर क्लोरीन आके अटैच हुआ है, तो ब्रोमीन की जगह पर क्लोरीन आके अटैच हो सकता है क्योंकि क्लोरीन की पावर ज़्यादा है। नेक्स्ट, क्लोरीन एंड सोडियम आयोडाइड, आयोडीन की जगह क्लोरीन आके अटैच हुआ है, तो क्लोरीन की आयोडीन से पावर ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो इस तरह के रिएक्शंस आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर। तो इनमें से आपने बताना होगा कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें पावर ज़्यादा वो हो सकता है, अगर पावर कम है तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। ये मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब वापस टॉपिक पर आते हैं जो हम कर रहे थे हैलोजन वाला, और हैलोजेंस में नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड देयर थर्मल स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन हैलाइड्स जो होते हैं, हाइड्रोजन का मतलब H आ गया और हैलाइड का मतलब कोई हैलोजन अटैच होगा, हम X के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब X जो है वो HF भी हो सकता है, X की जगह आप फ्लोरीन लगा सकते हैं, X की जगह आप क्लोरीन लगा सकते हैं, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड है ना स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो बनता है HF के बीच में। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बनता है।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, डिफरेंस कम होता है, वो वीक बॉन्ड बनाता है। अब हमें टॉप टू बॉटम जाते हुए पता चलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की फिर कम हो जाएगी और आयोडीन की इन सब से कम होती है। यही रीज़न है जिसकी वजह से फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इन चारों में से सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, जिसकी वजह से इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है इन चारों के रिस्पेक्ट से। अच्छा, अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड पर आएँ तो हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन का जो साइज़ वही रहेगा, लेकिन आयोडीन का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इन दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उसके रिजल्ट में बॉन्ड वीक हो जाता है। तो HI का बॉन्ड वीक है, इसको ब्रेक करना सबसे ज़्यादा आसान है। HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेक करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अच्छा, अगर HI का बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक है तो ये बॉन्ड ब्रेक भी बहुत जल्दी होगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव भी बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो जो ऐसे कंपाउंड्स जो अपना प्रोटॉन, अपना हाइड्रोजन जो है वो आसानी से लूज़ कर सकते हो, वो एसिडिक होते हैं। तो अभी जो हमने लिखा है ये उसके बॉन्ड एनर्जी का, उनकी स्टेबिलिटी का, उनकी एनर्जी का ट्रेंड लिखा था। अब हम लिखते न चाह रहे हैं उनकी एसिडिटी का ट्रेंड। तो एसिडिटी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो HI जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक हो सकता है। इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो HBr होगा, उससे कम HCl, और सबसे कम जो इसमें से स्ट्रेंथ होगी एसिडिटी की वो होती है HF की। और रीज़न उसमें क्या है कि HI का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और HF का बॉन्ड इन सब में सबसे ज़्यादा वीक होता है। HI का बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक और HF का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो बॉन्ड वीक होगा वो ब्रेक भी जल्दी हो जाता है, और इस वजह से वो एसिडिक भी होगा। HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है, अपना प्रोटॉन लूज़ नहीं करेगा, उसकी वजह से ये एसिडिक भी कम होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी सीरीज़ में से वो है प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 और 17 है। हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि ये जो 7A या 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। प्रॉपर्टी हमें एक पहली प्रॉपर्टी सबसे पहले ही हमने डिस्कस कर ली थी कि ये राइट साइड पर होते हैं। जो एलिमेंट्स राइट साइड पर होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो ये देखें नॉन मेटल का पॉइंट आ गया। अभी हमने ये भी कहा था कि ये गैसेस होती हैं, और जो गैसेस हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी हमने ये की कि टॉप टू बॉटम जाते हुए जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। वजह क्या है कि शुरू में वो गैस थी, बाद में वो आयोडीन है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी रीज़न की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमें एक और प्रॉपर्टी पता चली थी कि फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पिछले टॉपिक से एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पर आपका हेलोजन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक दफ़ा इसे रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन क्या है कि हेलोजन्स क्या आते हैं। हेलोजन 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 7A भी उसे कहते हैं। ये साल्ट बनाते हैं, नाम का भी यही मतलब है। हेलो का मतलब साल्ट और जेन का मतलब होता है फॉर्मर, तो साल्ट फॉर्मर हो जाएंगे। अच्छा, ये राइट साइड पर होते हैं, इस वजह से नॉन मेटल होंगे। इनके चार हम टाइप्स पर 4 एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। एस्टाटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। अच्छा, ये डायटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरीन जो होती है वो गैस है और येलो कलर की है। क्लोरीन गैस है, ग्रीनिश कलर की है। ब्रोमीन लिक्विड है, रेडिश ब्राउन कलर का है। आयोडीन ग्रेइश ब्लैक कलर का सॉलिड है। फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने कहा था कि वो NS2 NP6 NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी लास्ट शेल में होती है। तो NS2 NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाली। फिर हमने डेंसिटी को एक्सप्लेन किया। अब टॉप टू बॉटम जाते हुए ये गैस से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए टॉप टू बॉटम जाते हुए इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ कर रही है। ये टेबल में भी हमने ये चीज़ देख ली।
अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनकी रिएक्टिविटी क्या ऑर्डर क्या है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपने लिखना है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और सबसे कम आएगी आयोडीन की। तो ट्रेंड जो है वो डिक्रीज़ करेगा टॉप टू बॉटम में। रीज़न उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हमने पहले भी लिखी थी, ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी ज़्यादा होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन को भी क्लोरीन को भी रिमूव कर सकता है, ब्रोमीन को भी रिमूव कर सकता है, आयोडीन को भी रिमूव कर सकता है। सेम इसी तरह जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन और आयोडीन को रिमूव कर सकता है। ब्रोमीन जो है वो सिर्फ आयोडीन को रिमूव कर सकते हैं, आयोडीन के पास कोई एबिलिटी नहीं है वो किसी को रिमूव करे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ से आ गया। फिर हाइड्रोजन हैलाइड्स की के टॉपिक पर आए तो हाइड्रोजन हैलाइड्स भी हमारे पास 4 टाइप्स के थे, HF, HCl, HBr, HI। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था HF का। वजह हमने रीज़न बताई कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। HI का बॉन्ड वीक क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन सब में से कम है और बॉन्ड की लेंथ भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी है। अब उसको बॉन्ड ब्रेक करना ईजी था, इस वजह से वो एसिडिक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और HF का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था तो वो सबसे वीक एसिड बन जाएगा। फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज़, इन्हीं को सब पॉइंट्स को यूज़ करके प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट किया। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर 4 जो है वो ऑलमोस्ट हाफ टॉपिक्स कर लिए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, यहाँ तक हम रिवाइज़ करवाना है रिवाइज़ करवा देते हैं। वैसे भी मैंने सारे टॉपिक्स रिवाइज़ करवाए हैं। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे मैसेज कर दें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, ये टॉपिक जो है ना, अभी हमने क्या करना है, ऊपर जितने भी टॉपिक्स पढ़े ना उन सब से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमें ये पता चली कि ये राइट साइड पर होते हैं और ये नॉन मेटल है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमें ये पता चल रही थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये पता चल रही थी कि ये अगर फ्लोरीन क्लोरीन मतलब टॉप तक ग्रुप है तो ये गैसेस होंगी। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, डाउन द ग्रुप आते जाएंगे, तो ये सॉलिड में चेंज होता रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि ये गैसेस में है तो इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। थर्ड प्रिडिक्शन हमारे पास ये आ गई। अच्छा, फिर हमने जैसे टॉप टू बॉटम आए तो आयोडीन सॉलिड हो गया, तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हमने प्रिडिक्ट की। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये की कि ये राइट साइड पर है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इनके ऊपर। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हमने ये की कि टॉप टू बॉटम जाते हुए ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी डिक्रीज़ करती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, आयोडीन की सबसे कम होगी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि HF जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और HI का बॉन्ड वीक होगा। एक और प्रॉपर्टी ये थी कि HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, HF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने पिछले वाले टॉपिक्स में से प्रिडिक्ट की हैं। ठीक है, तो ये असल में पिछले वाली टॉपिक्स का समरी है, ये सारी यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है किसी का तो वो बता दें, फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड नंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता ही आता है मोस्टली पेपर्स के अंदर, कि आपने प्रिडिक्शन कर दी है कि ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या है किसी भी एलिमेंट का। इधर हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको दिया जाएगा, नहीं दिया तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के याद होने चाहिए। 20 एटॉमिक नंबर तक तो आपको याद होने चाहिए लाजमी, कैल्शियम तक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, ये तीनों चीज़ें फाइंड कर दें। अच्छा, कि ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, तीन चीज़ें आपने इसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी आपको। जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6
तो नहीं 1s2 2s2 4 तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए, 3 रह गए तो 2p3 आ जाएगा। आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे शेल में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 5 इस तरह आए हैं कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। अच्छा, जो पहला वाला शेल है उसे हम कह देते हैं के शेल और दूसरे वाले शेल का नाम हो गया एल शेल। ठीक है, तो पीरियड नंबर होता है नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर, तो इसके 2 शेल्स बने हैं तो इसलिए इसका पीरियड नंबर होगा 2। नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर निकाला जाता है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसकी बेस पर। जैसे लास्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल 5, जैसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये 5 जो आया है ये ए वाला 5a इसका जो है वो ग्रुप नंबर है। और अगर हमें लिखना हो दूसरी फॉर्म्स में ए की फॉर्म में नहीं लिखना तो ये होगा ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो आपने 10 ऐड कर देने होते हैं, तो 5a या 15 ग्रुप से ये बिलोंग करता है। तीसरी चीज़ जो इसमें से आपने लिखनी होती है वो होती है ब्लॉक। ब्लॉक क्या है इसका? ब्लॉक जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, या S होगा या P होगा या D होगा या F होगा। इसके लास्ट में देखें P जो है, P सब शेल आ रहा है तो इसका मतलब इसका ब्लॉक क्या होगा, P होगा। तो नाइट्रोजन का आपने अगर ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालना है तो आप इस टॉपिक के इस तरह निकाल सकते हैं। पहला स्टेप ये होगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद आपने फर्स्ट शेल वाले सब शेल्स को अलग कर लेना है, सेकंड वालों को अलग कर लेना है, थर्ड वालों को अलग कर देना है, और सेम इसी तरह फोर्थ वाले जो हैं अगर हैं तो उनको सेपरेट कर लेना है। जो भी लास्ट में आ रहा है उसको काउंट कर लेना है शुरू से 1 2 3 या K L M N तक लेके जाना है। जहाँ पर आपका एंड होता है वो उसका पीरियड नंबर होगा। लास्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो उसका ग्रुप नंबर होता है। अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो वो 5A 3A 2A की फॉर्म में लिखेंगे, और अगर आप उसमें 10 ऐड कर देते हैं तो ग्रुप नंबर 15 13 14 तक चले जाएगा, 18 तक जा सकता है ये। ठीक है, और लास्ट में जो भी सब शेल आ रहा है, S आ रहा है, P आ रहा है, तो वो P ब्लॉक आ जाएगा उसका। अगर S होता तो S ब्लॉक होता। अच्छा, इस तरह की और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है ये लिखी हुई। एल्यूमिनियम को आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल हम एल्यूमिनियम, लेट्स एल्यूमिनियम इजी रहेगा, हम पोटाशियम पे चलते हैं। पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिखनी पड़ेगी। 1s2 एटॉमिक नंबर 19 है, फिर हम जाएंगे 2s2 के ऊपर। ठीक है, 2s2 के बाद 2p6। अभी तक हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, हमें 19 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। फिर हम उससे आगे चलते हैं 3s2, अब हो गए हमारे पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम आगे और चलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करते हैं, टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन रह गया तो हम इसके बाद आता है 4s, और 4s के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट शेल वाला एक ही था 1s2। ठीक है, सेकेंड शेल में 2 थे 2s2 2p6, तीसरे शेल में भी 2 थे 3s2 3p6, और चौथे शेल में एक था 4s1। तो इनको नाम देते हैं। पहले वाले का नाम होता है K, दूसरे शेल का नाम है L, तीसरे का M और चौथे का होता है N। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट नंबर जो आ रहा है वो 4th आ रहा है, 1 2 3 4, तो N की वैल्यू 4 होती है, इसलिए जो हमारे पास पीरियड नंबर होगा वो भी 4 ही होगा। नेक्स्ट हमने ग्रुप नंबर निकालना होता है। अब ग्रुप नंबर जो है वो लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी बेस पर निकाला जाता है। जैसे लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका ग्रुप नंबर होगा 1A। ठीक है, या 1 ग्रुप भी लिख सकते हैं इसे। तीसरी जो चीज़ है वो है ब्लॉक। ब्लॉक में क्या आता है कि लास्ट वाले सब शेल कौन सा वाला है, S सब शेल है, तो इसका ब्लॉक होगा S ब्लॉक। तो इस तरह ये आप ग्रुप पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप पीरियड और ब्लॉक तीनों तरह के चीज़ें फाइंड करनी है आपने। किसी भी एलिमेंट को आपको दिया जा सकता है, ज़्यादातर एल्यूमिनियम का दिया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम का दिया जाता है, तो इसमें से आपने ग्रुप पीरियड ब्लॉक्स निकाल लेने हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज लेंथेनाइट और एक्टेनाइट का टॉपिक। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखें ना तो लास्ट वाला जो नीचे बिल्कुल एंड में ना 2 लाइनें अलग से लिखी जाती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये देखें यहाँ पर, ये पूरा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है ना,
इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो पहले वाले दो कॉलम्स हैं, एक और ये दूसरा, ये आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। ये जो आखिरी वाले 6 हैं, ये 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, ये आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये बीच में जो पार्ट है ये सारा, ये आते हैं हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर। और जो लास्ट में ये 2 लाइनें लिखी जाती हैं, ये एफ ब्लॉक की एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें 2 रोज हैं। पहली वाली रो को हम कहते हैं लेंथेनाइड और दूसरी वाली रो को कहते हैं एक्टिनाइड्स। तो जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों जो है वो मेटल्स, हैवी मेटल्स ही हैं, और हैवी मेटल्स भी ऐसे जो रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से इन्हें सेपरेट भी किया जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत कम स्टडी हुई हैं और ये मोस्टली आर्टिफिशियली हैं। ये सारे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज एलिमेंट्स होते हैं जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में आते हैं। अब इनको यूज़ कहाँ करते हैं, इनको यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। बुक में आपके ये सारे पॉइंट्स मेंशन हैं। ये लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये वाले लेंथेनाइड्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, अभी बताया आपको। ठीक है, 2 होते हैं, एक लेंथेनाइड है और एक एक्टिनाइड है। लेंथेनाइड जो होते हैं वो उनमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं और एक्टिनाइड्स में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में 14 एलिमेंट्स हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है, लेंथेनाइड्स होते हैं 57 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होते हैं, 71 पर एंड होते हैं। और एक्टिनाइड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्टिनाइड्स 89 से स्टार्ट होते हैं, 103 एटॉमिक नंबर पर ये एंड होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में भी दोबारा से जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पर ये एंड हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल के ऊपर आएँ तो पीरियोडिक टेबल में देखें ये लेंथेनम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 57 है, और ये लास्ट वाला जो इसका है वो ल्यूटिटियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 71। फिर एक्टिनाइड्स है, एक्टिनियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 89, और जो लास्ट में लोरेंसियम है उसका एटॉमिक नंबर है 103। तो एक 57 से स्टार्ट हो रहा है जो लेंथेनाइड वाला है, और एंड हो रहा है ल्यूटिटियम पर, वो जो एटॉमिक नंबर है उसका 71। फिर जो एक्टिनाइड है वो 89 एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है लोरेंसियम पर 103 एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा, लेंथेनम और एक्टिनियम दोनों जो है वो रेयर अर्थ मेटल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से हैं। तीसरा पॉइंट, जो फर्स्ट रो है उससे लेंथेनम कहते हैं, दूसरी वाली रो जो होती है एफ ब्लॉक की वो एक्टिनाइड्स होंगे। ठीक है, लेंथेनम स्टार्ट होता है 57 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर तक, और एक्टिनाइड स्टार्ट होते हैं एटॉमिक नंबर 89 से एटॉमिक नंबर 103 तक। तो ये इनके पॉइंट्स आपने मेंशन करने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आता है। तो लेंथेनम और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में डिफरेंस क्या होगा, तो ये एक क्वेश्चन था जो गेस्ट पेपर में इंक्लूड था। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो है एटॉमिक साइज, शील्डिंग, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये टॉपिक्स हैं और ये लॉन्ग के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक साइज कहते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे ये आपके सेंटर में न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस से लेकर उस इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं कि ये एटॉमिक साइज है। और ये जो डिस्टेंस निकाला जाता है ये एवरेज डिस्टेंस निकाला जाता है, क्योंकि ये एटम्स के मॉलिक्यूल्स में से निकाला जाता है एटॉमिक साइज, और वो मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेट करते हैं, इसलिए तो डिफरेंट वैल्यूज़ का एवरेज लेकर फिर एटॉमिक साइज निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखें डेफिनेशन में इस वजह से एवरेज का वर्ड लिखा जाता है कि एवरेज डिस्टेंस किस किस के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल के बीच में जो डिस्टेंस है ये एटॉमिक साइज होता है। अब एटॉमिक साइज को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये साइड पर टेबल देखें बना हुआ है, उसमें देखें पहले हाइड्रोजन का साइज़ बहुत छोटा है, जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर हम पहले एलिमेंट के ऊपर आएँ, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। लेकिन उससे अगले वाले पे आएँ, लिथियम पे, तो लिथियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है।
पहले वाले में सिर्फ एक शेल था, लेकिन इस वाले में 2 शेल्स आ गए हैं, इसलिए 2 शेल्स आने की वजह से उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। जब हम एक स्टेप और नीचे आएंगे, सोडियम में 3 शेल्स हो जाते हैं, साइज़ और इंक्रीज़ कर जाएगा। पोटाशियम में 4, रुबिडियम में 5 शेल्स होते हैं, सीजियम के अंदर 6 शेल्स होते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आते जाएंगे, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर हो जाता है क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए क्या होगा। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए लिथियम से हम आगे जाते हैं ब्रिलियम के ऊपर। अब तो शेल का साइज़ चेंज नहीं हो रहा, शेल 2 ही थे, अभी भी 2 ही हैं, ब्रिलियम के अंदर भी 2 ही शेल्स होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस इस जगह पर आता है कि पहले शेल के अंदर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है 3, और सेकंड जो ब्रिलियम है उस पर +4 चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर 4 प्रोटॉन्स होते हैं। ये 4 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू 3 प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर जाती है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगी तो ये जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज़ करेगा, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। डायग्राम में भी देखें, पहले साइज़ बड़ा था, जैसे सीजियम का साइज़ बड़ा है, उससे छोटा ब्रिलियम, टाइटेनियम, लेड, बिस्मथ और पोलोनियम, और ये लास्ट में जाते जाते साइज़ छोटा होता जा रहा है। इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम का साइज़ छोटा, एल्यूमिनियम का उससे छोटा, सिलिकॉन का छोटा होते होता है आर्गॉन का साइज़ सबसे छोटा हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज़ जो होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए डिक्रीज़ करते हैं और टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इंक्रीज़ करते हैं। इस टॉपिक को एक दफ़ा मैं समराइज़ कर देता हूँ कि पॉइंट्स आपने मेंशन क्या करने हैं। सबसे पहला डेफिनेशन, एटॉमिक साइज़ की डेफिनेशन लिखनी है कि एटॉमिक साइज़ एक एवरेज डिस्टेंस है 2 चीज़ों के बीच में, एक न्यूक्लियस और दूसरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शेल। फिर आपने टॉप टू बॉटम का ट्रेंड लिखना है और लेफ़्ट टू राइट का ट्रेंड लिखना है। जब आप टॉप टू बॉटम का ट्रेंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ इंक्रीज, जो भी चेंज आ रहा है वो पहले सबसे शुरू में बता देना है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम, और जब आप लेफ़्ट टू राइट का पॉइंट लिखेंगे एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फिर आपने उसकी रीज़न पर आना है। पहली रीज़न क्या बतानी है, टॉप टू बॉटम की अभी एक्सप्लेन करते हैं। टॉप टू बॉटम जाते हुए पहली रीज़न वो ये है कि इसका नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाते हैं। एक टॉपिक आपने पहले से पढ़ा हुआ है शील्डिंग इफेक्ट, वो भी इंक्रीज़ करता है। तो 2 रीज़न्स आपको मिल गई हैं जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। फिर हम लेफ़्ट टू राइट पर आते हैं। लेफ़्ट टू राइट पर आएँ तो पहली रीज़न जो आपको मिलती है वो ये कि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है। तीसरी जो चीज़ आती है वो है न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने की वजह से एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताएं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से किसका साइज़ बड़ा होगा, किसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, किसका एटॉमिक साइज़ कम है। तो ये टॉपिक अब हम बाद में डिस्कस करते हैं, क्लास ओवर होने वाली है एंड जी 3 मिनट्स रह गए हैं। मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। इसी टॉपिक से हम दोबारा से रीजॉइन करेंगे, लिंक सेम ही है, आप उसी लिंक को दोबारा क्लिक करें और ज्वाइन कर लें, ठीक है। एटॉमिक साइज़ का टॉपिक कर रहे थे। अब हम उसमें एक क्वेश्चन आता है कि आपको 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से बताएं किसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, किसका कम है। जैसे ये सामने एग्जांपल में लिखा हुआ है मैग्नीशियम जैसे आपके सामने एग्जांपल में लिखा हुआ है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। अब मैग्नीशियम जो है अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो मैग्नीशियम आता है ये सेकंड वाली जगह पर, ठीक है, सेकंड ग्रुप के अंदर 3rd पीरियड में, और एल्यूमिनियम जो है उसी के साथ आता है 3rd पीरियड ही है लेकिन ग्रुप भी 3rd हो जाता है। तो ये लेफ़्ट टू राइट का ट्रेंड बनता है और हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का साइज़ कम होगा और मैग्नीशियम का साइज़ ज़्यादा होगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ करता है। सेम इस तरह कार्बन और सिलिकॉन को देखें तो कार्बन आता है टॉप पर और उससे नीचे आता है सिलिकॉन। तो कार्बन और सिलिकॉन को अगर हम कंपेयर करें टॉप टू बॉटम का ट्रेंड बनता है, और हमें पता है टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो सिलिकॉन का साइज़ इंक्रीज़ करेगा और कार्बन का साइज़ कम होगा। तो जिस तरफ ये ओपन होते हैं
वो वैल्यू ग्रेटर होती है। जिस तरफ ये पॉइंटेड एंड होता है, क्लोज होती है शेप, वो साइड छोटी होती है। तो ये देखिए नीचे आंसर में लिखा हुआ है मैग्नीशियम का साइज जो है वो लार्जर है और दूसरे वाले पार्ट में सिलिकॉन का साइज लार्जर है। दो क्वेश्चंस हो गए, एक तो आपको डायरेक्ट लॉन्ग में आ सकता है और शॉर्ट में आया तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपने क्या बताना होगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ग्रेटर साइज में मिलेगा और कौन सा वाला स्मॉलर साइज में होगा। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और उसके लास्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो एनर्जी इसकी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल M जो है वो कन्वर्ट हो रहा है M पॉजिटिव के अंदर। कल जो लास्ट टॉपिक हमने किया था पिछले वाले क्लास के अंदर, उसमें हमने कैटाइन फॉर्मेशन की थी और हमने कैटाइन फॉर्मेशन में कहा भी था कि कैटाइंस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अगर मेटल जो है या एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज कैटाइन स्पीशीज़ बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो कैटाइन बन जाएगा और वो अब जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए वो साथ हम इक्वेशन में लिख देंगे। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उसे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर ऐसा एलिमेंट जिसने पहले से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ करना जा रहा है तो उसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आपकी बुक में फ़िलहाल तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है कि मेटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और वो बन जाएगा कैटाइन। ठीक है, तो कैटाइन फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू। अब जिस तरह बाकियों की लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के ट्रेंड पर है, इसके भी लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के ट्रेंड है। लेकिन उससे पहले आपको एक MCQs पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी को मैयर कैसे करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को मैयर करते हैं किलो जॉल पर मोल के अंदर। तो किलो जॉल पर मोल इसका यूनिट है। आप kJ/मोल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या लिखें kJ मोल -1, दोनों वैल्यूज दोनों तरह से लिखना ठीक है। अब हमारे पास लेफ़्ट टू राइट का ट्रेंड बनता है और एक टॉप टू बॉटम का बनता है। इस टेबल में देखें लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। पहले देखें 1300 के अराउंड थी, फिर 2300 हो गई है। तो लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी करती है इंक्रीज़ और टॉप टू बॉटम जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी करेगी डिक्रीज़। अब इनकी रीजंस बतानी है। रीज़न आपने पिछले टॉपिक जो पढ़े हैं उन्हीं को यूज़ करके करना है। लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज़ करता है, पहला पॉइंट। लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है, 2 पॉइंट्स हो गए। लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे। फिर हम टॉप टू बॉटम पर आते हैं। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज़, टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़, टॉप टू बॉटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़। ये पिछले टॉपिक्स में भी लिखे हुए थे, ये इसमें भी है। तो बस आपको ये ट्रेंड याद करना है कि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। फिर उसकी रीजंस में आपको जो जो पॉइंट्स पता है फिलहाल, जैसे एटॉमिक साइज़ का पॉइंट पता है लेफ़्ट टू राइट का, वो मेंशन कर दें। आपको शील्डिंग इफेक्ट के लेफ़्ट टू राइट का ट्रेंड पता है, आप वो मेंशन कर दें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है लेफ़्ट टू राइट, वो मेंशन कर दें। तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा ये। तो टॉप टू बॉटम में रिवाइज कर देता हूँ ये टॉपिक कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जितनी एनर्जी आप इसे प्रोवाइड करते हैं मेटल एटम को, वो होता है आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो जॉल पर मोल में। और इसकी ट्रेंड्स हैं लेफ़्ट टू राइट के और टॉप टू बॉटम के। लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। जब लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रही है तो वो क्यों की इंक्रीज़ कर रही है, उसकी 2-3 रीजंस हैं। पहली रीज़न ये कि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर रही है। टॉप टू बॉटम इन्हीं का ऑपोजिट, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। क्यों ही डिक्रीज़ करती है? पहला पॉइंट एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है, दूसरा पॉइंट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर रही है, तीसरा पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ कर रही है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगी। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब बोरॉन और कार्बन, अब क्वेश्चन दोबारा से जिस तरह एटॉमिक साइज का क्वेश्चन आया था ना, इसी तरह ये बोरॉन और कार्बन का भी क्वेश्चन है। बोरॉन में और कार्बन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इन दोनों में से
लेफ़्ट टू राइट का ट्रेंड बन रहा है, और लेफ़्ट टू राइट जाते हुए बोरॉन पहले आएगा, कार्बन बाद में आएगा। तो लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, तो रीज़न ये इस वजह से कार्बन का जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो ये बनता है टॉप टू बॉटम का ट्रेंड। जैसे यहाँ पर भी देखें, नाइट्रोजन टॉप पर आ रहा है, फास्फोरस नीचे आ रहा है। तो अगर डिफरेंस 7 या 8 एटॉमिक नंबर्स का हो तो वो टॉप टू बॉटम का ट्रेंड बन जाता है, और वैसे अगर इससे कम का हो तो वो लेफ़्ट टू राइट के ट्रेंड में आएंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। तो लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए, फास्फोरस की कम होनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन टॉप पर आता है, फास्फोरस नीचे आता है, नीचे आते आते आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी का रिवर्स है। जैसे वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करवाएंगे। वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। वहाँ पर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये डिफरेंस है, एग्जैक्ट तकरीबन वही सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ऑपोजिट लिख लेने हैं। वो मेटल के लिए होती है ज़्यादातर, इसको नॉन मेटल्स के लिए डील किया जाता है। लेफ़्ट टू राइट का ट्रेंड वही है, टॉप टू बॉटम का ट्रेंड वही है, बस डेफिनेशन में आपको चेंजेस मिलेंगी कि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की एबिलिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इक्वेशन में नॉन मेटल यूज़ करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन में हम मेटल को यूज़ करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में कैटाइन फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनाइन फॉर्मेशन होती है। आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज़ होती है। लेफ़्ट टू राइट दोनों का इंक्रीज़ है, टॉप टू बॉटम दोनों का डिक्रीज़ है। तो ये वाला सारा टॉपिक जो है वो एग्जैक्टली पिछले वाला ही था। अब आपके चैप्टर नंबर 4 के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए मैंने। अब आपसे है कि आप मुझे बता दें कोई टॉपिक अभी भी समझ नहीं आया, रिपीट करना है तो मैं रिपीट करवा देता हूँ, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है। तो 2 to 3 मिनट्स में आपको देता हूँ, आप का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में ही मूव करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर कर दिया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपको मिलेंगे, ये एनर्जी सप्लाई करते हैं हमारी बॉडी को और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। अच्छा, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में से हमें 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी मिल सकती है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने हुए हैं और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर ये हमारी बॉडी में जाते हैं और ब्रेक करते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और इससे एनर्जी रिलीज़ होती है, वो फिर हम ATP की फॉर्म में स्टोर करते हैं और उसको बाद में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये क्वेश्चन बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कार्बोहाइड्रेट्स में, वो है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। कार्बोहाइड्रेट की 2 क्लासिफिकेशंस हैं, पहली है सिंपल और दूसरी है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आए तो 2 टाइप्स आती हैं, एक वो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स होती हैं वो सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती हैं, डाइसेक्राइड्स जो है वो उसमें 2 मोनोसेक्राइड्स कंबाइन हुए होते हैं। एग्जाम्पल्स हमें मोनोसेक्राइड की पता होनी चाहिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, और डाइसेक्राइड्स की सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, ये नाम याद करने हैं और आपको क्लासिफिकेशन पैटर्न पता होना चाहिए। अब अगर हम कम्प्लेक्स पे आएँ तो कम्प्लेक्स में पॉलीसेक्राइड्स आता है। पॉलीसेक्राइड्स में ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की और लॉन्ग चेन के अंदर जब मोनोसेक्राइड्स अटैच हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोस है। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो आ सकता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है कि हमारी बॉडी, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी बॉडी जितनी भी है, जो स्ट्रक्चर आपको बॉडी का नज़र आ रहा है वो प्रोटीन की वजह से है। बाल जो है, हेयर्स जो है प्रोटीन से बने हैं, नेल्स हमारी प्रोटीन से बने हैं, स्किन हमारी प्रोटीन से बनी हुई है। अच्छा, स्किन जो है हमारी प्रोटीन से बनी हुई है, बॉडी ऑर्गन्स जो है प्रोटीन से बने हुए हैं। तो ये तो सारी इंपॉर्टेंस इतनी, अगर ये ना होते तो हमारी स्ट्रक्चर बॉडी का एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था प्रोटीन के बगैर। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स जो है वो एनर्जी
कितनी देते हैं, 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज, सेम इतनी ही जितनी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स है, जैसे आप लेंगे आपको फ़ौरन से एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन्स को ब्रेक करते हुए टाइम लगता है, इसलिए इनको एनर्जी देर से आपको मिलना शुरू होगी। आपकी एनर्जी अगर डाउन है तो आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो जल्दी आपको एनर्जी जो आपकी डाउन है या वीकनेस हो रही है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसको ब्रेक करना, फिर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर आना, ब्लड से आगे सर्कुलेट करके बाकी कंपोनेंट्स तक पहुंचना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिलहाल वैसे एनर्जी तो मिलेगी 1 किलोग्राम से 4 किलो कैलोरीज, उसमें 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरीज, दो हो गए। हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। तो एंजाइम्स का काम क्या होता है कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, बहुत से केमिकल रिएक्शंस करवाता है। तो अगर प्रोटीन्स ही ना होते तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स भी नहीं होने थे और ये रिएक्शंस भी पॉसिबल नहीं हो सकते थे। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को पूरे ब्लड के अंदर आपको सर्कुलेट करवाता है। अगर प्रोटीन्स ना होती तो हीमोग्लोबिन ना होता। तो इस तरह के और भी बहुत से फंक्शंस हैं जो प्रोटीन्स परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रोटीन से आ सकता है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है प्रोटीन्स की। बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन का है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड टोटल होते हैं 20 डिफरेंट टाइप्स के। 10 उसमें से एसेंशियल है और 10 है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और नॉन एसेंशियल ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को के लिए नेसेसरी नहीं होते, हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती वो हमारी डाइट में होने चाहिए, ठीक है। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल्स हैं। इसके लिए अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने आपकी डायग्राम बनी भी हुई है, ये स्ट्रक्चर बना भी हुआ है। सेंटर में कार्बन है, कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोकार्बन चेन लगी होगी, राइट साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, लेफ्ट साइड पर जो है वो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और एक साइड पर H कंपल्सरी। ये स्ट्रक्चर है, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जब ज्वाइन होता है तो वो बॉन्ड बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और वो पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड्स के बीच में होता है। जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये सामने आपके स्ट्रक्चर बना हुआ है, फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, इन दोनों के बीच में C डबल बॉन्ड ON का जो बॉन्ड बनना है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। और ये बॉन्ड के रिस्पेक्ट से बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करें, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आपने लाजमी कर लेनी है, रिएक्शन की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और ये आपके पेपर में मोस्टली आता है। ये 10th क्लास की पहली बुक में था, अब 9th क्लास की बुक में और 10th की बुक में मोस्टली हर पेपर में ही आ जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करें। अच्छा, जब दो पेप्टाइड कंबाइन होते हैं तो डाईपेप्टाइड बनता है। दो अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो डाईपेप्टाइड बनता है। तीन अमाइनो एसिड कंबाइन हो तो ट्राईपेप्टाइड, इस तरह टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और पॉलीपेप्टाइड्स बन सकते हैं। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि RNA और DNA में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो वाला टॉपिक है, सामने आपके लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट DNA और RNA में डिफरेंस क्या आता है। DNA का जो शुगर होती है उससे कहते हैं डीऑक्सी राइबोस। अब उसे डीऑक्सी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। RNA को राइबोस कहते हैं क्योंकि इसमें वो ऑक्सीजन जो कम होता है वो DNA में कम होता है, इसमें नहीं होता है, इससे सिंपल इसे राइबोस कहते हैं। DNA के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन। RNA के अंदर भी यही सारी होती हैं सिवाय एक के, थायामीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है। DNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, RNA जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। DNA जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, RNA आपको साइटोप्लाज्म के अंदर या ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की फॉर्म में मिलेगा, आपको राइबोसोम्स की फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, ये डिफरेंस लिखे हुए हैं। अब आपकी बुक में ये जो टॉपिक में लिखे हुए हैं 5 फंक्शंस 5 डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। एटलीस्ट आपने 3 लाजमी करने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से जो इजी लग रहे हैं इनमें से, जैसे पहला वाला है डीऑक्सी राइबोस वो कर लें, तीसरा वाला है डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड, चौथा वाला है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये 3 तो कंपल्सरी याद कर लेने आपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लाजमी करना है। इस ये वाला भी और इससे पहले पेप्टाइड बॉन्ड वाला क्वेश्चन बताया है वो भी। नेक्स्ट इज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स में डिफरेंस क्या है। लिपिड्स का टॉपिक हमने कहा था वो भी बीच में आ रहा था, लास्ट है बस ये क्वेश्चन। प्रोटीन और लिपिड्स में डिफरेंस क्या है। प्रोटीन्स का जो सबसे सिंपलेस्ट कंपोनेंट है अभी हमने डिस्कस किया वो अमाइनो एसिड है,
लिपिड्स का जो सबसे सिंपलेस्ट कंपोनेंट होता है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिपिड्स होते हैं वो लीनियर या ब्रांच स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स से बनी होती है और उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, लेकिन जो इसकी लेयर होती है वो लिपिड से बनी होती है, लिपिड बायलेयर से। नेक्स्ट इज फंक्शंस क्या है। प्रोटीन का फंक्शन हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनाता है, एंजाइम फंक्शन करता है कैटालिसिस के, ठीक है। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है तो ब्लड को कैरी करेगा। हमारी बॉडी में अगर वो इम्यूनिटी सेल्स है तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इन सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने हैं तो वो सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा। तो ये प्रोटीन के सारे फंक्शंस हैं। लिपिड्स क्या है, ब्लड ग्लूकोज को कम करना है, इंसुलिन की फॉर्म में प्रोटीन होता है, वो भी इसका फंक्शन आ सकता है। लिपिड क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करना हो फैट्स की फॉर्म में तो लिपिड है फैट। अच्छा, उसके बाद हार्मोन्स बहुत से ऐसे हैं जो लिपिड से बनते हैं। तीसरी चीज़ ये कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलेशन जो प्रोवाइड की जाती है, हमारी स्किन के नीचे लिपिड की क्लेयर होती है जो हीट को स्टोर करके रखती है, हीट को मेंटेन करके रखती है अंदर हमारी बॉडी में। सिग्नल भेजना हो तो वो भी लिपिड्स का ही काम है। तो ये 3 मेजर क्लासेस हैं फूड की, और एक न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए वाला डिफरेंस। तो ये 4 अगर आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं, आपके सामने इनके आंसर्स मैंने शो करवाए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, वीडियो आपको दोबारा से मिल जाएगी, वीडियो देख लीजिएगा अगर कोई पार्ट मिस हो जाता है। ये 2 चैप्टर्स अभी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। कल होपफुली हम बीच में बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं 5 और 6 इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी हम करेंगे कल। तो इंशाल्लाह कल आपके ये सारे सब्जेक्ट्स, सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। गेस्ट पेपर को साथ साथ फॉलो करें। गेस्ट पेपर का मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आज दोबारा से मैंने सारा शेयर किया है, वहाँ से आप गेस्ट पेपर ले सकते हैं। मॉडल पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं, मॉडल पेपर्स में से एटलीस्ट लाजमी MCQs लाजमी प्रिपेयर करने हैं। होपफुली आपका ये पूरा जो है वो टॉपिक है ना कवर हो जाएगा, पेपर बहुत अच्छी तरह का आपका कवर हो सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, सो हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम्स के लिए, प्रिपरेशन अच्छी सी करें। बाकी हम इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मिलते हैं, क्लास दोबारा से कंडक्ट होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।